नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 भाग दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए मिश्रण के 1/3 भाग को पुनः समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। अब प्रश्न में जो होगा शेष दूध कितना बचेगा, शेष दूध की मात्रा पहले निकाल लेते हैं कि कितना बचेगा उसे जब पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 81 लीटर शुद्ध दूध था, उसे एक में 1/3 भाग जो पानी मिलाया जाता है कितना, ये 2 बार प्रोसेस किया जाता है। तो आप इस तरह कीजिएगा 81 गुना 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 गुना 2/3 गुना 2/3 बराबर कितना हो जाएगा 36 लीटर। 36 लीटर जो है वो शेष दूध बचा। अब नए मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का अनुपात निकालना है। दूध तथा पानी का अनुपात, पानी का जो है अनुपात निकालना है। अब दूध तो 36 है, पानी कितना है, तो 81 में से 36 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 36/45, यानी हो जाएगा 4/5। 9 5 45, 9 4 36, ये हो गया 4:5। क्या है, 4:5। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक छात्र ने 2 घंटे 40 मिनट में बीजगणित और विश्लेषण के 30 प्रश्न हल किया। यदि बीजगणित और विश्लेषण के प्रत्येक प्रश्न में क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट लेते हैं तो छात्र ने किस विषय में कितने प्रश्न हल किए। तब माना कि बीजगणित के कितने प्रश्न थे, तो बीजगणित के जो प्रश्न थे वो x थे। तो विश्लेषण का कितना हो जाएगा, तो विश्लेषण के जो प्रश्न हो जाएंगे वो 30 माइनस x हो जाएंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि x प्रश्न को हल करने में 5 मिनट लगता है, अब प्लस 30 माइनस x के प्रश्न को हल करने में 6 मिनट लगता है। टोटल कितना लगता है भाई, तो 2 घंटा 40 मिनट, उसे मिनट में बदल देते हैं क्योंकि 6 से इधर 6 और 5 जो मिनट में है, तो 2 गुना 60 और गुना क्या हो जाएगा, सॉरी गुना नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस 40 होगा, ये जो हो जाएगा 160 होगा। और इधर क्या होगा 5x प्लस जो हो जाएगा 180, 6 18 180 माइनस 6x। अब इसे हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 160, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब बीज गणित में कितने प्रश्न आ गए, हम x माने थे क्या है प्रश्न, तो 20 प्रश्न है। तो विश्लेषण का कितने प्रश्न हो गए, विश्लेषण का जो प्रश्न हो जाएंगे वो 30 माइनस 20 यानी 10 हो जाएंगे। तो बीज गणित के 20 प्रश्न, विश्लेषण के 10 प्रश्न। आंसर जो हमारा आ जा रहा है कौन सा है, डी सही आंसर आ जा रहा है। अगला है दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है वो 3:4 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 40% और 5% की वृद्धि हुई है तो संख्याओं का नया अनुपात क्या हो जाएगा। यानी 3 और 4 है, क्या है 3 और 4 है, इसमें क्या है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो हो रही है 40% की, यानी 140%। इसमें जो वृद्धि हो रही है 50% की, यानी 150 के। तो इसे कर सकते हैं कितना, तो 3 गुना 140/100, अब बटा कर सकते हैं 4 गुना 100 कितना है 150/100 कर सकते हैं। ये 100 तो कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये 3 5 कट जाएगा, और ये 2 और 7 हो जाएगा, यानी 7 बटा जो हमारा आ जाएगा 10। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नितिन का पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगा। यानी 2 के पावर 1 यानी 2 गुना जो हो जाता है कितने में, 4 वर्षों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वन है इधर गुना में रहता है। अब कह रहा है कि 16 गुना हो जाने पर, तो 16 को कितना लिख सकते हैं, 16 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और ये कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 4 जो इधर है ये कहाँ चला जाएगा, तो ये गुना में चला जाएगा, तो कितना होगा 4 4 16 वर्ष लगेगा, क्या है 16 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। एक और मेथड से इसे हल कर सकते हैं। कह रहा है कि x दो था वो 2x हो रहा है कितने सालों में, 4 सालों में। तो अगला जो हो जाएगा 4x से कितना में 4 साल और लगेगा। अगला जो हो जाएगा 8x को कितना में 4 साल और लगेगा। 8x से कितना हो गया 16x हो गया, तो अगला 4 साल में, यानी 16 गुना हमारा आ गया, x से 16 गुना आ गया कितने सालों में। बस इसे देख लीजिए 4 4 8 4 3 12 4 4 16, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 16 वर्ष। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा।
अगला है किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर जो है वो 25 है। माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या है? तो बहुलक माइनस माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है 2 गुना माध्यिका, 2 गुना माध्यिका माइनस क्या होता है? माध्य होता है, 2 गुना माध्यिका माइनस माध्य। तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर हो जाएगा कितना? 25/2, क्योंकि बहुलक और माध्यिका के अंतर कितना है? 25 है, तो ये 2 से भागा दे 25/2 आ जाएगा 12.5। आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बीसू निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? बीसू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल का। बीसू केरल में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला शस्योत्सव और मलयाली लोगों का खगोलीय नववर्ष का त्योहार है। यह त्योहार अप्रैल या मई में मनाया जाता है और यह एक फसल वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बीसू त्योहार में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की जो है पूजा की जाती है। अगला है 1911 ईस्वी में खाली स्थान किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई। तो ये कहाँ दरबार लगा था, जश्न का दरबार? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी, दिल्ली में लगा था। 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय भारत के वाइसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस दिल्ली दरबार के आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। अगला है तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। उर्सा मेजर सही आंसर हो जाएगा बी, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। जैसे प्रमुख तारामंडल है बृहत सप्तर्षि मंडल, लघु सप्तर्षि, मृग, सिंग्रस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल जो है 88 प्रमुख तारामंडल ज्ञात है। इनमें से एक बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें कितने तारे हैं? तो 94 तारे हैं। कितने? 94 तारे हैं। और बृहत सप्तर्षि नामक तारामंडल में 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहत सप्तर्षि या बिग डिपर कहलाता है। क्या कहलाता है? बिग डिपर कहलाता है। 9वां प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी साइकिल पहिए है, यानी ये अगर साइकिल है, क्या है? साइकिल है, तो सभी साइकिल क्या है? पहिए है। ये हो जाएगा पहिए। उसके बाद कह रहा है कुछ साइकिल वाहन है। कुछ साइकिल जो है वो क्या है? वाहन है। यहाँ हो जाएगा ये वाहन। क्या है? वाहन। कुछ वाहन जो है वो टायर नहीं है। क्या है? कुछ वाहन जो है वो, कुछ वाहन टायर नहीं है। ये हो जाएगा टायर। अब कुछ साइकिल टायर है, कुछ साइकिल टायर है, ये गलत हो जाएगा। कुछ पहिए जो है वो वाहन नहीं है, कुछ पहिए वाहन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति की दाईं ओर रखने पर बनेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। दी गई आकृति श्रृंखला में प्रत्येक अगले आकृति में जो त्रिभुज है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है और एकांतर क्रम में छायांकित हो जाता है। इसका आंसर होगा डी। 12 है नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो खोले जाने पर ये इस तरह के दिखाई देगा। क्या है? इस तरह के दिखाई देगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। CPO ANM है, यानी CPO है और यहाँ हो रहा है क्या? ANM हो रहा है। C से A जा रहा है -2 है, P से N जा रहा है -2 है, O से M जो है -2 होगा। तो JWX को अगर हम देखा जाए तो इससे -2 जाएगा तो H होगा, W से -2 जाएगा तो U होगा, X से -2 जाएगा तो क्या होगा? V होगा। आंसर हमारा HUVA हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 31 से 32 गया है, ये +1 किया जा रहा है। 32 से 26 जो है 36 किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा ये पता नहीं चला, लेकिन 61 से 86 देखेंगे तो ये कितना में हो रहा है? ये 25 हो रहा है। यदि जो 1 है वो 1 के स्क्वायर है, ये 4 है तो 2 के स्क्वायर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
3 के स्क्वायर होगा तो क्या होगा 9 होगा, यानी 36 अब प्लस 9 जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। और अगला जो 45 से 61 जाएगा वो कितने पे हो जाएगा 4 के स्क्वायर यानी 16। 16 इसमें जोड़ देंगे 6 5 1 4 5 61 हो जा रहा है, यानी हमारा जो है वो सबका एक एक करके स्क्वायर बढ़ता हुआ क्रम में आंसर जो आ गया है वो कितना आ गया 45। ये हो जाएगा बी, 14 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उपरोक्त में से कौन से जो है वो कथन आवश्यक है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 15 के, तो एक तो चाहिए हमें जी भी, स्मॉल जी भी चाहिए और एक ग्रेटर जी भी चाहिए और पृथ्वी की त्रिज्या भी चाहिए, यानी डी हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कैपिटल जी बट्टा कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा। और निकालना यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान, तो एम बराबर तो हो जाएगा ना जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी हो जाएगा, तो आंसर डी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के अगर मध्य रखा हो तो यह कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से फोकस तक में कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला है एक 2.5 kg लोहे की गेंद का व्यास 1.25 kg एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है, उनके जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होता है? यहाँ पर जो कह रहा है कि इन दोनों गेंदों के समान ऊंचाई से गिराने पर गिरने से ठीक पहले जो है त्वरण समान रहेगा। क्यों रहेगा समान? क्योंकि माना दोनों वस्तुओं के एक ऊंचाई पे छोड़ा जाता है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू क्या है? वो 0 है, तो v बराबर हो जाएगा √2gh और h बराबर होगा वी स्क्वायर बाई 2g। क्या है? h बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g और एक जो है v बराबर √2gh तो हो ही गया। अब एक इसका और इसमें अगर हम देखते हैं तो वस्तु के जमीन पर पहुंचने का वेग वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी जो है वो द्रव्यमान पे कोई निर्भर नहीं करता है। तो 2.5 kg लोहे की गेंद तथा एल्युमिनियम की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराने पर गिरने से ठीक पहले इनका त्वरण एवं वेग जो है वो समान होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा उस 17 के कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट का। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH के होल ट्वाइस होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है K2CO3 होता है। एक यौगिक C60H122 के एक अणु का भार क्या होगा? काफी अच्छा प्रश्न है। एक यौगिक दिया हुआ है, उसके एक अणु का भार क्या होगा? तो सबसे पहले जो है C60H122 का हमें क्या निकाल देना होगा इसमें कि कितना AMU है, यानी इसका मोलिकुलर वेट कितना है। ये 60 गुना कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 122, टोटल जो हो जाएगा 842 AMU हो जाएगा। क्या है? अब ग्राम में द्रव्यमान निकालने के लिए जो है कि C60H122 का अनुभार जो है कितना है? अनुभार जो है 842 AMU है। अब 842 गुना कर देना 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम से। क्यों करेंगे? क्योंकि एक AMU बराबर जो होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। जब इसे हल करेंगे हमें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसे गुना करने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1397.72 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 1.39772 गुना 10 के पावर माइनस 21 ग्राम। इसे लिख सकते हैं 1.4 गुना 10 के पावर माइनस 21 ग्राम। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150, 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया है। 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया है, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ है।
सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो क्या है। तो यहाँ पर अभीष्ट अनुपात जो हो जाएगा 120 प्लस 150 प्लस 130 अनुपात हो जाएगा 120 प्लस 10, जो कि 10 उसमें आया, प्लस कितना हो जाएगा 150 प्लस 10, तो इसमें हो जाएगा 130 माइनस 10 हो जाएगा। यानी हमारा जो हो जाएगा अनुपात वो 400 अनुपात 130 प्लस 160 प्लस 120 क्या है 160 प्लस 120 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 400 अनुपात 410 हो जाएगा। क्या है 400 अनुपात 410 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 40 अनुपात 41, 40 अनुपात 41 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 का भुगतान किया है तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो माना कि निर्माता के लिए वस्तु का जो है क्रय मूल्य x है और x का वो कितना है 10% जो लाभ कमा रहा था, 110/100 हो जाएगा। उसके बाद जो है थोक व्यापारी उस वस्तु को खुदरा विक्रेता कितना है 12% के लाभ पर बेचता है, यानी 112/100 हो जाएगा। और खुदरा विक्रेता ग्राहक को कितना देता है 15% के लाभ पर, 115/100 हो जाएगा। और वो कितना में खरीदता है ग्राहक, 21,252 रुपये में। बस हमें यही जो है हल करना है। x बराबर जो आ जाएगा 21,252 गुना ऊपर जो है 3 जो है वो 100 हो जाएगा, बटा नीचे 110 गुना 112 गुना 115। बस इसे काट पीट करना है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना 15,000 आ जाएगा। कितना 15,000 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर जो है एक आयताकार जो है पार्क है, कितना है तो ये है 14 मीटर का और 8 मीटर का। अब इसके चारों तरफ जो है वो क्या है 1 मीटर जो है क्या है 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ चौड़ा बना हुआ है 1 मीटर। तो इसकी अगर मान लिया कि लंबाई ये हो जाएगा कितना लंबाई, तो 1 मीटर इधर बढ़ गया और 1 मीटर इधर बढ़ गया, तो यानी हो जाएगा 16 मीटर। लेकिन हमारा चौड़ाई है जो उधर क्या रहा वो 8 ही रहा, क्योंकि हम तो ये लंबाई यहाँ ले लिया और ये भी लंबाई ले लिए हैं, तो यही बचा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 गुना 16 गुना 1 मीटर की चौड़ाई प्लस 8 गुना 1 चौड़ाई, तो उसका इतना ही है। तो ये हमारा जो है क्षेत्रफल रास्ते का निकल जाएगा, यानी 2 गुना 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 गुना 48 जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ध्यान बस इतना ही देना है कि ये जो हमें रास्ता लिए हैं, ये रास्ता, ये चारों तरफ क्या है ये रास्ता है, इसमें अगर लंबाई हम 16 मान लिए हैं तो हमारा जो है ये दोनों 16 हो गया, तो ये बचा वो कितना बचा, ये सिर्फ 8 ही बचा है। अगर आप एक बार निकाल चुके लंबाई तो चौड़ाई 8 ही बचा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पर्स में 1, 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है तो पर्स में 5 के कितने सिक्के हैं। यानी 1, 2 और 5 के है और वो संख्या कितनी अनुपात में दी हुई है 8, 5, 3 है। यानी ये 8 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 15 रुपया है। तो इसे यूनिट मान लेते हैं। 8 प्लस 10 प्लस 15 जो है इतना यूनिट बराबर कितना है 132 रुपया है। क्या है 132 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 15, 10, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, और 33 से जो है भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। अब 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 के सिक्कों की संख्या तो वो है 3 और 3 गुना 4 जो हो जाएगा, सॉरी 3 और 3 गुना 4 जो हो जाएगा 12। आंसर हमारा हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, यानी 2πr बराबर 4a। 2 गुना 22/7 r दिया हुआ है 21 मीटर, क्या है 21 मीटर बराबर 4 गुना a हो जाएगा। यहाँ से a निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 मीटर, क्या है 33 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना खाली स्थान के तहत की गई है और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 व 281 में
उल्लेख किया गया है। और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है और इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला है संथाल नामक जनजाति समूह खाली स्थान में बगावत कर दी थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में बगावत कर दी है। हूल या संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के मुख्य नेता सिद्धू बा कान्हू थे। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन ए कोहा संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। अगला है दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1984 में हुआ था और 1984 में काठमांडू नेपाल में जो है इसकी मेजबानी की गई थी। काठमांडू नेपाल के द्वारा मेजबानी की गई थी। दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय बहुखेल आयोजन है। भारत ने पहली बार 1987 में कोलकाता में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। यानी कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि मेरे भाई, ये रेखा कह रहे हैं मेरे भाई के पिता की बेटी है। पिता की जो हो सकता है कोई बेटी है, तो रेखा से इससे क्या संबंध हो सकती है, तो ये बहन हो सकती है कि भाई, अब भाई का जो पिता होगा इसका भी पिता होगा, इसकी बेटी भी इसकी बहन होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 28 के ए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब इसमें त्रिभुज की काउंट कीजिएगा तो इसकी संख्या जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसी त्रिभुज में जो हो जाता है 8 हो जाता है, इसमें भी हो जाता है 8 हो जाता है। 8 दूनी 16 तो इसी तरह आ गया है। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 है और भी त्रिभुज बनेंगे। तो टोटल जो हमारे पास जो त्रिभुज बनेंगे टोटल कितने होंगे, 24 होंगे। कितने, 24 त्रिभुज होंगे। कितना, 24 त्रिभुज हो। 22 तो थे और 23वां जो हमारा बनेगा ये बड़ा वाला भी बन जाएगा और एक ये बड़ा वाला भी बन जाएगा, 2 और बनेगा तो 24 त्रिभुज होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ जे से जो है अगर एम देखते हैं तो ये +3 है, एम से पी +3 है, पी से +3 करेंगे तो हमारा एस मिल जाएगा और एस से +3 करते हैं तो भी होता है। एच से इसी तरह अगर देखेंगे तो के जो है वो +3 में है, के से एन जो है +3 है, तो एन से +3 जो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन से +3 क्यू हो जाएगा। क्या है, क्यू हो जाएगा। एन से +3 जब करेंगे तो वो हो जाएगा क्यू हो जाएगा। उसी तरह हमारा एफ से आई करेंगे तो +3, आई से एल है +3, एल से +3 जो होगा वो ओ होगा। एस क्यू एल जो है, एस क्यू ओ हमारा आंसर किस में मिल रहा है, तो वो है ए में मिल रहा है। 31 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत बन रहे हैं, इसमें कितने आयत बन रहे हैं वो देखना है। तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो आयत बन रहा है और एक बड़ा वाला है। तो हमारे पास जो आ जा रहा है कितने, 11। आंसर जो हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर फिगर वाला का प्रश्न है तो इस तरह 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस फिगर में जो है किस तर्क पे है, तो एक जो है उसी के अनुसार दूसरा है और तीसरे के अनुसार जो है क्या है, चौथा है। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें है, दूसरा से तीसरा आएगा और फिर आएगा चौथा से, जिस तरह दूसरा तीसरा से उसी तरह चौथा पांचवा से होगा। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा से जो तीसरा में आ रहा है वो किस पैटर्न पे है। तो आप इस तरह का यहाँ पर पैटर्न के देखिए कि ये जो है वो कहाँ चल जा रहा है, यहाँ चल जा रहा है। यहाँ देख लीजिए ये 4 जो है यहाँ आ जा रहा है, यानी यहाँ पर आ गया है। बाई जो है ये स्तर चला गया और एस जो है यहाँ चला गया। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कि बाई हमारा यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा तो 4 किस में है, तो सबसे पहले देखना है कि हमारे बी में ये मिल रहा है। क्या है, बी में मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। क्या है, बी और सी में मिल रहा है। अब बीच वाला के पैटर्न को देखना है, तो सबसे पहले सबको ये हटा दीजिए, बीच वाला को देखना है। यहाँ पर क्या है, एस हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, पी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब स्टार को क्या है, यहाँ लाना है। स्टार को जो यहाँ लाएंगे, ये जो है यहाँ लाएंगे तो ये जो है इधर घसक जाएगा। क्या है, इधर घसक जाएगा। तो ए हो जाएगा, टी होगा, बराबर होगा, क्या होगा, और जो हमारा ओ है वो किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा। क्या है, सी में बदल जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या है, बी में हो जाएगा। नेक्स्ट है
दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अगर 976 से 488 है तो ये लगभग कितना है, हाफ है। 488 से 244 ये भी हाफ है। 244 से 122 ये भी हाफ है। और 122 से अगर हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, वो ए आ जाएगा। क्या है, ए। रेडियो एक्टिविता के परिघटना की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेनरी बेकुरल ने। क्या है, हेनरी बेकुरल ने। सन 1896 में हेनरी बेकुलर ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। पीरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम से 10 के पावर 6 गुना जो है अधिक रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रियता की एसआई यूनिट जो होता है, क्या होता है एसआई इकाई, तो वो होता है बैकुरल। क्या है, बैकुरल। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बैकुरल। तो आंसर जो हमारा यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या एम तथा उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या पी है तो उस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न में से क्या हो जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या होता है, यानी m माइनस पी होता है। क्या है, m माइनस पी। आंसर जो हमारा हो जाएगा 35 के बी हो जाएगा। यानी m बराबर जो होता है p प्लस n होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या m होता है। रासायनिक समीकरण के किस नियम के अनुसार संतुलित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार संतुलित होती है। अगर C प्लस O2 है तो ये हो जाएगा CO2। ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, तो ये जो हो जाएगा ये कितना, 44 ग्राम होगा। क्या है, 44 ग्राम होगा। अगला है, DNA और RNA दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एडेनिन और ग्वानिन। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन जो है डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन एक विषम लैंगिक यौगिक है। डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और डीएनए का प्रोटीन भाग को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सही है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा क्या जानते हैं, साइन आर जानते हैं। तो साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा। म्यू कितना दिया हुआ है, √3 है, ये हो जाएगा साइन आर। तो साइन आई जो हो गया आपतन कोण का जया। क्या है, आपतन कोण का जया बराबर हो गया √3 गुना अपवर्तन, क्या हो गया, अपवर्तन कोण का जया। आंसर जो होगा आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण की जया का √3 गुना है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 38 के ए हो जाएगा। अब आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। बच्ची की आयु जो है वो कितनी है। तो सबसे पहले निकालना है कि 4 सदस्यों का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है। तो सबसे 19 था और 4 था, ये कितने था, 8 साल पहले। तो उसमें चारों को जो है 8 साल जुड़ जाएगा, यानी 832 साल जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 76 प्लस 32 बराबर ये हो जाएगा 108 वर्ष हो जाएगा। कितना, 108 वर्ष। 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितना हो गया, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु, तो 5 गुना ये हो जाएगा 19 प्लस क्या हो जाएगा 4। क्या है, 5 गुना 19 प्लस 4, क्योंकि कह रहा है कि एक बच्ची को शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई है, 4 वर्ष अधिक हो गई है। ये हो जाएगा 5 गुना 19 प्लस 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 115 वर्ष हो जाएगा। तो बच्ची की आयु क्या है, बच्ची की आयु बराबर जो हो जाएगा 115 माइनस 108 बराबर 7 वर्ष। क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। और ये जो निकला है 5 सदस्यों का जो है वो वर्तमान आयु क्या है, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु निकला है 115 वर्ष। आंसर हमारा कितना आ गया, 7 वर्ष, सी हो जाएगा। अगला है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी 1/3 इंटू 22/7 गुना 18 गुना 18 गुना 35, यानी ये हो जाएगा 132 गुना 18 गुना 5 बराबर 11,880 सेंटीमीटर
क्यू हो जाएगा, 11,880 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस बोर्ड मास लगाना है। यही चेक किया जा रहा है कि इसमें बोर्ड मास अच्छा से लगा पाता है स्टूडेंट कि नहीं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा शुरुआत वाला, क्या हो जाएगा कि 3/5 गुना 8 7 कितना हो गया 15, 15/8 भागा हो जाएगा 3 1 4/3, 4/3 का जो हो जाएगा 3/16 माइनस 16/5 क्या हो जाएगा 5 या 15 16/5 और ये होगा भागा 9/2 का हो जाएगा 16/3 गुना 5/2 कितना है 5/2 प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस जो है ये प्लस में है प्लस 1/8 भागा 1/4। इसे सोल्व करना तो ये हो जाएगा कितना 3/5 गुना 15/8 अब भागा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या है 1/4 माइनस 16/5 भागा 24 गुना 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 क्या है 1/8 और गुना 4 हो जाएगा। बस इसी तरह और सोल्व कीजिएगा तो ये सोल्व करके हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 5.1/6 आएगा, 5.1/6। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक थीटा हो तो कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बटा सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा का जो है वो मान क्या होगा। यहाँ पर जो कह रहा है 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसे लिख सकते हैं 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या है इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखे हैं तो ये लिखे हैं कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में गया तो माइनस, अब प्लस जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या है साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो है 4 साइन थीटा है ही, साइन स्क्वायर थीटा 12 साइन स्क्वायर 11 साइन स्क्वायर में एक जुट गया है, -1 अब -4 -5 हो गया है, तो इसी से लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से हमारा ये आ गया। अब साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ये साइन थीटा को एक्स मान लीजिए। यहाँ एक्स के जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा और -6 आएगा। क्या है 10 आएगा -6 आएगा, इस इक्वेशन से आएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 से मान कितना आ रहा है 10 और -6 आ रहा है। अब यहाँ से जो हो जाता है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा 6/12, एक आ जाएगा -10/12, 12 जो है ये लिया गया है, तो यहाँ पर जो है ये मान पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, तो 6/12 तो ये कितना हो गया 1/2, तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, और यही थीटा जो है हमें उसमें मान रख देना होगा। किसमें मान रख देना होगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बटा सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा में। तो आइए मान वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री बटा हो जाएगा सेक 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√3 बटा ये हो जाएगा 2 माइनस √3। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 प्लस 7√3 बटा 6 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो वो आंसर आएगा ए। क्या है ए हो जाएगा 12 प्लस 7√3 बटा 6। सीमा 60 डिग्री की इंक्लाइनेशन पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग जो है वो उड़ रही है। यानी कह रहे हैं कि सीमा जो है यहाँ से 60 डिग्री पे ये इंक्लाइन पे उड़ा रही है, ये 60 डिग्री है और ये जो एच हमें निकालना है। क्या है एच हमें निकालना है, और 16 मीटर लंबी डोर पतंग है, ये 16 मीटर दिया हुआ है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण होता है, यानी h/16 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये h/16, h बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया 8√3 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 44 के ए मैत्री। क्या है
मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। अगर बात करते हैं साइक्लोन की, तो साइक्लोन जो किया जाता है वो भारत और मिस्र के साथ क्या है, भारत प्लस मिस्र का ये किया जाता है। खंजर की अगर बात करते हैं तो भारत और किर्गिस्तान क्या है, भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। और एक कई बार पूछा जाता है खान क्वेस्ट जो किया जाता है भारत और मंगोलिया के बीच क्या है, भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। भारत और मंगोलिया के बीच एक और किया जाता है नोमैडिक एलिफेंट किया जाता है, नोमैडिक एलिफेंट किया जाता है। एक बोंगो सागर है क्या है, बोंगो सागर जो है वो किया जाता है भारत प्लस बांग्लादेश क्या है, भारत प्लस बांग्लादेश के साथ ये किया जाता है। सदा तंसिक एक और है, सदा तंसिक जो है वो किसके किसके साथ किया जाता है, भारत प्लस सऊदी अरब के साथ। अगला है तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसमें 10 देश भाग लेंगे तथा इनमें से कुछ अन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल होंगे। अगला है निम्नलिखित में 4 समूहों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है, एक जो है अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, हमें बताना है। तो U जो है, U से X गया +3 है, और X से A जाएगा, ये भी +3 है। चलिए J से M देखते हैं, तो J से M जो है वो प्लस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन M से A जो हो रहा है वो -12 हो रहा है। तो हमें तो दोनों में अंतर आ रहा है, लेकिन तीसरा चेक करने से पता चल जाएगा। L से O गया है +3 है, O से R गया +3 है, यानी हमारा जो अंतर है वो B वाला ही है, तो आंसर हो जाएगा B। गाय, बकरी, खरगोश, बिल्ली, इसमें असंगत कौन है, तो असंगत जो है वो बिल्ली है, क्या है, बिल्ली है। बिल्ली को छोड़कर अन्य सभी शाकाहारी जानवर है, अतः बिल्ली असंगत है। बिल्ली जो है वो क्या है, मांसाहारी है और मछली के प्रेमी भी। राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोहन की तरफ इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ क्या है, वह मेरी माँ के पिता क्या है, के पिता का इकलौता पुत्र है, क्या है, इकलौता पुत्र है, ये पुत्र है। और कौन है वो, तो राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए। सोहन का राम की माँ से क्या संबंध है, सोहन का राम की माँ से, तो राम की माँ से ये जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा, क्या है, भाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा 48 का वो डी हो जाएगा, भाई। राम के मामा जी लगेंगे, राम के माँ के भाई लगेंगे, और राम के नाना जी के पुत्र लगेंगे। रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है। 6 घड़ी अगर की बात किया जाए तो यहाँ 6 बजती है, लेकिन ये जो है दक्षिण वाला किधर हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है। तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, और जिस समय 6 बजता है तो ये जो है ये होता है उत्तर की तरफ, लेकिन अगर ये पश्चिम चला गया तो ये किधर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा पूरब की ओर। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्या है, 49 के बी होगा। चलिए प्रश्न क्या वाचक के स्थान पर आएगी, क्या आएगी, संख्या भाई, तो 8 से 17 गया, 8 से 17 गया यानी +9 किया गया है। 17 से 35 हुए, क्या है, 17 से 35 है, ये +18 किया गया, 17 दूनी 34 एक 35 है। चलिए, और 35 से जो है 71 है, 35 से 71 जो है वो 36 है, क्या है, 36 है। अगला हमारा क्या होगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। अब 71 और +72 हमें जोड़ देना है, 2 1 3, 7 दूनी 14, 143 आ जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त क्रम में कितनी संख्याएं ऐसी है जिनके ठीक बाद एक अक्षर हो और ठीक पहले कोई अक्षर ना हो। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, कोई ऐसी संख्या नहीं है, कॉमन में जो है सी कोई नहीं। परिपथ में धारा है, परिपथ में हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है कि कितना होगा, 2 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमारा ये दोनों रेसिस्टेंट जो है वो क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेसिस्टेंस जुड़ जाता है कि 2 दूनी 4 हो गया। अब ये सीरीज में आकर यहाँ आ गया, तो यानी ये जो दोनों है वो पैरेलल हो गया, यानी एक 4 हो गया और एक जो है वो 2 हो गया पैरेलल में। तो इसको निकाल लेते हैं, आर पैरेलल बराबर होता है 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है, यानी 1/4 + 1/ कितना हो जाएगा 2, यहाँ ले लेंगे 4, ये हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 2 1 3, यानी 3/4। तो RP बराबर हो जाएगा 4/3 R हो जाएगा।
अब 2 वोल्ट है, क्या है 2 वोल्ट है, तो V बराबर फार्मूला जानते हैं आई आर। आई हमें निकालना है, 2 दिया हुआ है, आर हो जाएगा 4/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 खत्म हो जाएगा, 2 हो गया, 3/2 1.5 एम्पियर आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 52 के वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है, ये आ गया है, ये फार्मूला है, बस रख दीजिए, 1.5 एम्पियर आ जाएगा। रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। अगर मान लिया कि कोबाल्ट है तो गहरा नीला होगा, क्या है गहरा नीला होगा। अगर मान लिया कि सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड है, क्या है फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड होगा तो ये हरा होगा, क्या होगा हरा होगा। अगर बात करते हैं कि सिलेनियम ऑक्साइड है, क्या है सिलेनियम, सिलेनियम ऑक्साइड है तो ये होगा नारंगी लाल, क्या है नारंगी लाल होगा। अगर कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है तो ये कैसा रंग होगा कैडमियम सल्फाइड, तो ये चटक लाल होगा, क्या है चटक लाल होगा। और अगर बात किया जाए सोडियम यूरिनेट या फेरिक लवण है, क्या है फेरिक लवण है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, तो ये पीला जैसा होगा। यह है संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड मिलाया जाता है रंगीन कांच बनाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो अब चयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब चयन में जो होता है कि हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या कम होती है, तो यह है अपचयन, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है। अबट्टू जैसे थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि एच के आकार के द्विपालित अंतःस्रावी जो है ग्रंथि होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी विद्युत रोधी में, क्या है इंसुलेटर में जो है उच्च प्रतिरोध होती है। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6.2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ये राम जो है वो कितना करता है 20/3 दिन में, और श्याम जो है कितने 15 दिन में, और इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसकी क्षमता जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या है 9 हो गया, और इसकी क्षमता 4 हो गया। अब दोनों मिलके काम किया, क्या है तो 9 4 कितना हो गया 13, इस क्षमता से ये दोनों मिलके काम किया, तो कितने दिन काम किया है, तो कह रहे उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, तो ये 13 × 4 होगा, तो 26 दूना 52 यूनिट काम हमारा हो गया। अब बच गया कितना 8 यूनिट, बचा कितना 8 यूनिट, और जिसे किसे कौन करेगा श्याम करेगा, तो श्याम करेगा 8/4 क्षमता से, मैंने 4 क्षमता से करेगा, तो 8 काम को इतना 2 दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा। तो शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा करेगा, तो 2 दिन में। ये पूरा दिन नहीं है, पूरा दिन तो 6 दिन काम हुआ है, अगर पूछ देता कि कितना पूरे दिन लगा तो 6 दिन लगा, लेकिन श्याम का अकेले पूछ रहा है तो वो होगा 2 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है कि x + y + z बराबर 1 है, xy + yz + zx बराबर xyz बराबर -4 है, x³ + y³ + z³ का जो है वो मान क्या हो जाएगा ये निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण में दिया हुआ है x + y + z बराबर 1, और एक दिया हुआ है xy + yz + zx बराबर होगा xyz बराबर -4। इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं, ये होगा x + y + z के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + y² + z² + 2 × कितना हो जाएगा -4, जो वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 1 हो जाएगा, -4 जो है वो वैल्यू रख दिए हैं। तो ये हो जाएगा x² + y² + z² बराबर कितना हो गया 1 + 8 यानी 9 हो गया। अब x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। अब यहाँ पर क्या है, मान रख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 4, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 इंटू 9 माइनस माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेट करके आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फार्मूला को अच्छे से देखना होगा। 59 नंबर प्रश्न है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 81 के पावर 1/2 है, तो एक्स का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 81 के 1/2 यानी रूट में, और इसका मान जो हो जाएगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस जो ये 9 इधर चला जाएगा 25 हो जाएगा, क्या है 25। तो एक्स बराबर जो आ जाएगा 5। आंसर हमारा जो हो जाएगा 5 कितना हो गया, डी हो जाए। एक द्विघात समीकरण के दो मूल -3 और 3 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा। तो द्विघात समीकरण बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है, समीकरण बराबर वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या है, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है, मूलों का गुणनफल, यानी हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए। तो ये 0.1 के रेकरिंग को लिख सकते हैं 1/9 और 0.5 के रेकरिंग को लिख सकते हैं 5/9, यानी 1/9 प्लस 5/9 करना है। आंसर हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मनोलो मार्केज, क्या है, मनोलो मार्केज। इगोर स्टीमैक की जगह लेंगे। मनोलो मार्केज को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। मनोलो मार्केज बार्सिलोना स्पेन देश से हैं। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का खिताब रिया सिन्हा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है, रिया सिन्हा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ए, गुजरात से है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। वर्ष 2015 की मिस इंडिया यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने उन्हें ताज पहनाया है। फल, बिलियां, आम, और आम जो है वो फल के अंतर्गत आएगा और एक जो है बिलियां वो अलग हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अंदर वाला को आम कर दीजिए, बाहर वाला जो होगा वो फल होगा, और ये जो हो जाएगा वो क्या है, बिल्लियां हो जाएगी, क्या है, बिल्लियां। 65 नंबर है, कथन करा कि हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया है। पीके एक भारतीय फिल्म है, पीके एक जो है वो भारतीय फिल्म है, तो ये तो सही है। पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल धारणा 1 जो है वो निहित है। नीचे दी गई 4 आकृति में 3 आकृति किसी तरह संगत है, एक आकृति असंगत है। असंगत का हमें चयन करना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 66 का हो जाएगा डी, आकृति 2, क्या है, आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी एक निश्चित पैटर्न, रो और कॉलम की संख्या बराबर है बनाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आकृति 2। इसमें 2-2 है, इसमें 3-3 का है, यहाँ पर 1-1 का है, लेकिन यहाँ पर 2-3-1 इस तरह है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 27 के अंडर रूट करते हैं 125 के, तो ये 8 आ रहा है। अगर 125 के करेंगे और 216 के रूट में, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। आप इसका देख लीजिए, इसका करेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 4 6 हो जा रहा है, तो ये 11। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। यानी जो है अंडर रूट करना है 3 के 125 का, अब प्लस अंडर रूट 3 करना है कितना 216 का, ये हो जाएगा 11। अगला है 3, 11, 13, 29, 31, 55, उसके बाद क्या हो जाएगा। तो ये जो है +8 किया गया है, इससे +2 किया गया है, इससे +16 किया गया है, इससे +2 किया गया है, इससे जो है 31 से जो है प्लस क्या है 24 किया गया है। तो ये जो होगा +2 होगा, तो 55 2 57। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूल आकृति को पूर्ण करने के लिए मुख्य आकृति को फिट होने वाले उत्तर आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 70 के उपरोक्त आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज काउंट कीजिएगा, तो टोटल त्रिभुज जो आएगा वो 28 आएगा, क्या है, टोटल त्रिभुज 28 आएगा। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है। आंसर हो जाएगा
दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के प्रयोग पे काम करता है। प्रेशर कुकर के बंद होने पर दाब अधिक हो जाता है, जिससे तापमान का मान अधिक हो जाता है। दाब जो है, दाब प्रोपोर्शनल टू होता है क्वथनांक, क्या है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है। प्रेशर कुकर वाष्प दाब के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर का ताप 120 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 2 वायुमंडलीय होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एनोटेशन कहा जाता है। क्या है? एनोटेशन कहा जाता है। एक स्थैतिक तरंग के दो क्रमागत नोड्स एवं प्रति नोड्स के बीच की दूरी 0.75 मीटर है। यदि तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकंड हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? यानी दो क्रमागत नोड्स या प्रति नोड्स के बीच की दूरी x बराबर क्या है? लैम्डा बटा 2 है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2x, यानी 2 गुना 0.75 बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। और तरंग की आवृत्ति n बराबर जो होता है वो v बटा क्या होता है? v बटा तरंग का तरंग धैर्य होता है, यानी तरंग का वेग बटा तरंग का तरंग धैर्य। यानी 300 वेग दिया हुआ है और जो तरंग का तरंग धैर्य आया है वो कितना है? 1.5 आया है। तो ये हो जाएगा 200 हर्ट्ज। क्या है? 200 हर्ट्ज। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी AB प्लस CD हो जाता है AD प्लस CB हो जाता है। समानता दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप जो है वो प्राप्त होता है। दोहरे विस्थापन अभिक्रिया को मेटाथीसिस प्रतिक्रिया या दोहरा अपघटन भी कहा जाता है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये जो है वो सत्य नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका क्षय किया जा सकता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा जो है वो संरक्षित रहती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये था RRB ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।